आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी देने जा रहा हूँ बहुत ही अमेजिंग बुक जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है, स्टॉप थिंक इन्वेस्ट, जिसके ऑथर है माइकल बेली। इस बुक में बेसिकली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात किया गया है, जिससे कि हम कम से कम गलतियां कर सके अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिटर्न्स अचीव कर सके। काफी यूनिक बुक है और हम सभी इंडियंस के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए सीखते हैं इस बुक के की लेसन्स। सबसे पहले हमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स सीखना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी से ये जानते हैं कि एक आम व्यक्ति किसी एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा या रिएक्ट करेगा, यानी उनका आउटकम क्या रहेगा एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और मेरी फेवरेट टीम सीएसके काफी खराब परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन जब धोनी बैटिंग करने आते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद होती है कि चाहे लास्ट ओवर में 20 रन ही क्यों ना चाहिए होगा, धोनी पिच पे है तो मुमकिन है। भले फैक्ट्स क्या कहती है कि उनको क्रिकेट छोड़े काफी टाइम हो गया है, उनकी एज 40 इयर्स हो गई है और जो बॉलिंग डाल रहा है वो स्पेशलिस्ट है डेथ ओवर्स के लिए, फिर भी धोनी भाई कर लेंगे। और ऐसा रिसेंटली उन्होंने किया भी, बिकॉज धोनी इज लव। ये हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लॉजिक और फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेते हैं बल्कि इमोशंस के ऊपर लेते हैं। और सेम चीज इन्वेस्टिंग के लिए भी होता है। नो मैटर एफडीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी भी लोगों को सेफ्टी ज्यादा पसंद है। हमें पता है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से इन्फ्लेशन की वजह से उन पैसों की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम लिक्विडिटी पसंद करते हैं। तो ऑथर एक केस स्टडी हमारे साथ शेयर करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके ऊपर। जनरल इलेक्ट्रिक दशकों से एक सेफर इन्वेस्टमेंट स्टॉक रही है पूरे अमेरिका में। सारे इन्वेस्टर यही मानते हैं कि इस कंपनी में पैसे लगा दो और वेकेशन पे चले जाओ, क्योंकि आपके पैसे बिल्कुल सेफली ग्रो होंगे। जनरल इलेक्ट्रिक ने इसे मेंटेन भी किया था। लोग इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, लेकिन हर एक स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। तो इस प्लॉट में भी एक चेंज आया 2015 में, जब उनके सीईओ ने जेफ इमेल्ट ने कुछ ज्यादा ही बड़े सपने दिखाना शुरू कर दिए अपने इन्वेस्टर्स को, कि हमने पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, हम हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज भी बिल्ड कर रहे हैं, हमें जेट इंजन भी बनानी है और हम आने वाले फ्यूचर में आज से 5 टाइम्स मोर प्रॉफिटेबल होंगे। अब यही पे आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का की रोल। अगर इनके इन्वेस्टर थोड़ा लॉजिक लगाकर सोचते, ये कंपनी तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उनके पास कैपिटल है, रिसोर्सेस है, लेकिन रिजल्ट्स को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना या दावा करना थोड़ा डाउटफुल तो होना चाहिए। लेकिन लोगों का ट्रस्ट था इन पे, तो बहुत लोगों ने इन पे हेविली इन्वेस्ट किया और कुछ महीनों में जनरल इलेक्ट्रिक का स्टॉक बिल्कुल ड्रास्टिकली कम होते गया। जहां पर 2015 में 240 यूएसडी पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था इनका एक स्टॉक, वो डाउन हो गया था $57 पर 2018 में। इसीलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। ये आपको हेल्प करता है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट लेने से, जिससे कि आपके लाइफ में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस कभी ना आए। अगर आपकी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, देन आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसे किस स्टॉक को पिक करना है इन्वेस्ट करने के लिए, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कब होल्ड करके रखना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कब उसे सेल करके प्रॉफिट कमाना है, ये सब आप दूसरे लोगों से बेटर करते हैं, बिकॉज आपकी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्टडीज ये कहती हैं कि एक कंज्यूमर के पास जितनी ऑप्शंस अवेलेबल होती है उतना बेटर होता है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लेकिन ऑथर एक कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर करते हैं जो बिल्कुल उल्टा है इन्वेस्टिंग में, यानी जितनी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बिगिनर इन्वेस्टर अपने आप को उतना ही कंफ्यूज महसूस करता है। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी समझ नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। इवन मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी ये फेस कर रहे होंगे। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस मेरे लिए रेस्टोरेंट्स में खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि उनकी एक जो मेन्यू है उसमें अनलिमिटेड आइटम्स होती हैं चूज करने के लिए। तो हम जनरली वेटर से ही पूछते हैं कि यहाँ का स्पेशल क्या है, और हर बार की तरह वेटर आपको वही डिश रेकमेंड करेगा जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। आई थिंक ये आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। ऑथर कहते हैं कि अगर आप पैराडॉक्स ऑफ चॉइस फील कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि क्या आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड बेटर रहेगा या एफडी, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड में, इन सब का कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस मेथड का। 2 सिंपल मेथड है आपके एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस के लिए। पहला है लिबर्टेरियनिज्म फिलॉसफी, जिसमें आप ओपन माइंडेड होते हैं अपने चॉइसेस को लेकर। आप रिसर्च करते हैं क्या क्या डिफरेंट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है आपके गोल के लिए, यानी आप रिसर्च में कोई कमी नहीं रखते हैं। कोई अगर आपको सजेस्ट भी करता है तो आप ओपन माइंडेडली उनके सजेशन को सुनते हैं।
दूसरा फिलॉसफी है पेटेरियलिज्म फिलॉसफी। इसमें आपको फिल्टर आउट करना होता है, जो भी आपने ऑप्शंस रिसर्च किए हैं उसमें से बेस्ट अपने लिए चुनना। यानी इस स्टेज में आप चुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चॉइसेस को रिमूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं फिलहाल के सिनेरियो के लिए। लेकिन अगर आप लिबर्टेरियनिज्म फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को टाइम देते हैं सीखने के लिए कि स्टॉक्स के बारे में, एंड देन आप स्टॉक्स को चुनते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आपको फिर म्यूचुअल फंड्स को एलिमिनेट करना होगा। 2016 में ऑथर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने स्टॉक्स को चुना। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हजारों स्टॉक्स है। तब उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्री चूज किया जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना था, और जिस इंडस्ट्री में उन्हें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी अपने रिसर्च करने के बाद, यानी वो इंडस्ट्री जो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है और आज के डेट में उनके शेयर्स काफी सस्ते हैं। वो 3 इंडस्ट्री थी। पहला था क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा था साइबर सिक्योरिटी, एंड तीसरा था सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब यहाँ तक वो लिबर्टेरियनिज्म फिलॉसफी यूज कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पेटर्नलिज्म फिलॉसफी यूज करना शुरू किया। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और कब तक फुल फ्लेज्ड ये काम करेगा अमेरिका में ये किसी को भी नहीं पता है। तो उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हटा दिया अपने लिस्ट से। उन्होंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के शेयर्स ले रखे थे, तो साइबर सिक्योरिटी में भी वो पार्शियली इन्वेस्टेड थे। तो बचा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उन्होंने अपने बहुत रिसर्च करने के बाद पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स के शेयर्स को परचेज किया, जो उन्हें अभी तक काफी अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है। ऑफ कोर्स इतने सारे स्टॉक्स में एक स्टॉक को चुनना काफी मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए हमने सीखा कि अपने चॉइसेस को कम से कम रखना सबसे बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको क्या लगता है कि आज के यूथ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से जूझ रहे हैं क्या? यानी इतने सारे अनलिमिटेड चॉइसेस अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कि क्या वो पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं? कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए। तो पहले स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि कैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और साथ ही साथ हमने एलिमिनेशन ऑफ चॉइसेस के बारे में भी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लेसन जो मैंने सीखा इस बुक से। ऑथर कहते हैं कि 2 तरीके के थिंकिंग होते हैं। पहला है सिस्टम 1, दूसरा है सिस्टम 2। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का। सिस्टम 1 में जब आप कुछ रिसर्च करते हैं तो स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में, देन आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में रिसर्च करते हैं, जिससे कि आप कुछ फाइनल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ना ही आप अच्छे से सीख पाते हैं कि उस आर्टिकल में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी स्टॉक का, जिसमें आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, लेकिन आप साथ ही साथ आप टीवी देख रहे हैं या बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है आपका, इसे ऑथर कहते हैं ऑटो पायलट थिंकिंग। सिस्टम 2 मेथड में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, जहां पर आप कुछ भी डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक टास्क पर आप ध्यान देते हैं। इसीलिए जब भी आप स्टॉक्स चुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन जनरल भी अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक्स भी ज्यादा हो जाते हैं। हमेशा जिस स्टॉक को आप चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बिजनेस क्या है, उनका फाइनेंशियल्स कैसा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स का। क्योंकि कभी कभी किसी स्टॉक का प्राइस बिना कोई फंडामेंटल ही बढ़ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि फाइनेंशियल काफी वीक है लेकिन स्टॉक प्राइस काफी हाई में ट्रेड हो रहा है, जिससे कि आप एक्सपेंसिव स्टॉक्स को परचेज कर रहे हैं, और अगर इसमें आपका लॉस हुआ तो रिकवरी में बहुत टाइम लग जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट ऑथर सजेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट थीसिस। ऑनेस्टली जब मैं थीसिस सुनता हूँ मुझे बहुत डर लगता है, बिकॉज जब मैं एमबीए कर रहा था तो ना जाने कितनी रातें मैं सोया नहीं होऊंगा अपनी थीसिस खत्म करने के लिए। थीसिस का मतलब होता है एक डिटेल रिसर्च पेपर, जिसमें एक प्रॉब्लम का कंक्लूजन के लिए आप बिल्कुल इन डेप्थ घुस जाते हो, और फाइनली आप कई सारे सोल्यूशंस निकाल के आते हो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। लेकिन डोंट वरी, ऑथर आपको ऐसी कोई भी थीसिस लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक फन थीसिस लिखने के लिए कह रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं एक 18 साल का एक लड़का हूं, काश में होता अभी, और मेरे पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑथर आपको बस एक वर्ड फाइल बनानी है, या एक्सेल फाइल में भी आप बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ चीजें लिखनी है। नंबर 1, नेम ऑफ द स्टॉक, यानी नाम लिखना है स्टॉक का। एग्जाम्पल अदानी ग्रीन एनर्जी मैंने चूज किया है। नंबर 2, व्हाई डिड यू चूज दिस स्टॉक, आपने इस स्टॉक को क्यों चुना? बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बहुत ग्रो करेगा नेक्स्ट 10 इयर्स में, ये मैंने रिसर्च किया है। नंबर 3, व्हाट इज देयर बिजनेस, यानी कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी डेफिनेटली सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, सोलर पार्क्स, बहुत सारे एक्साइटिंग चीजों पर काम कर रही है।
नंबर 4, इज दिस कंपनी प्रॉफिटेबल और इट कैन बी प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर, यानी क्या कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और या क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसका आंसर है यस। नंबर 5, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद दिस कंपनी, यानी आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कंपनी को लेकर। अभी इनका करंट प्राइस 3000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और मेरा टारगेट है ओवर 5000 रुपीज इन 3 इयर्स, जो मुझे लगता है कि ये अचीव कर सकता है। और ध्यान रहे कि ये मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा करके आप खुद का क्वेश्चंस भी बना सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और अपना आप एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट थीसिस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है और उतना फन भी नहीं लग रहा है। आप मुझे खुद आंसर करिए कि अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू करते हैं अपने वीकेंड्स पे या जब भी आप फ्री हैं, तो विद इन 2 इयर्स आपको इतनी नॉलेज होगी जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि कंपाउंडिंग हर एक फील्ड में काम करता है और नॉलेज में तो ये बहुत ज्यादा कंपाउंड करता है। इसीलिए एक हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए, वो है सिस्टम 2 ऑफ थिंकिंग, जहां पर अपना अटेंशन किसी भी एक टास्क पर लगाना शुरू करिए लंबे समय तक। आप खुद देख पाएंगे कि आप बाकियों से ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। और इस स्ट्रेटजी में हमने सीखा 2 तरीके के थिंकिंग, दैट इज सिस्टम 1, सिस्टम 2, और साथ ही साथ हमने सीखा इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में। तीसरा लेसन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस बुक में। मान लेते हैं कि आपने रिसर्च किया है अपने फेवरेट स्टॉक्स पर, आपने थीसिस भी बना ली और आप बिना ज्यादा ओवर थिंकिंग किए अपने पैसे भी इन्वेस्ट किया आपने अपने फेवरेट स्टॉक्स में। लेकिन अब क्या करें? अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना है और एनालाइज करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप मेहनत करने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो आपके एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि अगर बिना कोई रिसर्च किए बस कोई रैंडम शेयर्स कोई परचेज करता है तो कभी कभी उनका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर रहा होता है एक रिसर्च बेस्ड पोर्टफोलियो से। तो ऑथर कहते हैं कि इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार जब लोग पैसे गवाते हैं तो उनके इमोशंस ज्यादा हाई होते हैं, ना कि जब वो सेम पैसे कमाते हैं। मतलब अगर आपके 1000 रुपए गुम हो जाए तो हो सकता है कि आप पूरा दिन उसके बारे में सोचो, लेकिन अगर आप 1000 रुपए कमा लेते हैं या फिर आपको कहीं से मिल जाता है 1000 रुपए, तो आप शायद 1 घंटे के लिए खुश होगे। और सेम चीज इन्वेस्टर के लिए भी है। तो जब आपका पोर्टफोलियो रेड होने लगता है तब आपको सिस्टम 1 थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, यानी आप फिर न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, अनाउंसमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप घबरा जाते हैं। लेकिन यही टाइम है जहां पर आपको सबसे ज्यादा शांत रहना है। इंस्टेड आपको जल्दी बेचना नहीं है, आपको उल्टा ये रिसर्च करना चाहिए कि इनका स्टॉक क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इससे आप और सीखते हैं, आपका एक्सपीरियंस बनता है और आप बेटर बनते हैं। सारे टॉप इन्वेस्टर दुनिया के यही कहते हैं कि आपकी रियल पर्सनालिटी तब चेक होती है जब आपके पैसे लॉस हो रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो ऑथर शेयर करते हैं जिसका नाम है ब्रेक इवन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब लोगों के पैसे डूबते हैं तो वो और पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका लॉस रिकवर हो जाए। पर कई बार तो इन्वेस्टेड कैपिटल वो भी उनका चला जाता है क्योंकि हम लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर एक इन्वेस्टर को ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस करना चाहिए, जहां पर अगर कोई प्लान वर्कआउट नहीं किया तो उससे लर्निंग्स लेकर मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, आप कोई एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से अपने आप को इतना ब्लेम मत करिए कि आपके पास कोई कॉन्फिडेंस ही ना हो कोई रिस्क लेने का। तो आज के समरी में हमने ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से कुछ लेसन सीखी और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।